हेलो। देखिए, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो बड़ा ही साधारण है। अभी तक बहुत सारे वीडियोस इस पे आपको, जब आप चर्चा देखेंगे, सुनेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर हम इस चर्चा को थोड़ा सा विशेष रूप से जो है करना चाहते हैं। जैसे इतिहास की परिभाषा अभी तक ऑलमोस्ट बहुत सारे साहित्यकारों के द्वारा, बहुत सारे अध्यापकों के द्वारा दी जाती रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अतीत में जो साहित्यकारों के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई, उनको लिपिबद्ध कर दिया गया। जिस प्रकार के स्रोत उनको उपलब्ध हुए, चाहे वो कागज़ के द्वारा हो, ताड़पत्रों के द्वारा हो, या फिर दीवारों के द्वारा हो, या मैं ये कहूँ कि मानव के क्रियाकलापों को मानव ने जिस भाषा में, जिस व्यवस्था में चित्रित किया, उसको आप इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं। दरअसल इतिहास को पढ़ने के लिए हम एक संपूर्ण इतिहास के रूप में पढ़ सकते थे, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास को एक साथ पढ़ा जाता तो सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही चुनौती होती कि उसको किस प्रकार से याद किया जाए, किस प्रकार से देखा जाए। इसीलिए विद्यार्थियों के द्वारा साहित्य को, इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहते हैं। दरअसल इसके पीछे का जो कारण था वो तो मैंने आपको बताया, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द हम पढ़ते हैं, क्रांति। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। एक साथ एक ऐसी घटना से जो पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, उसे एक विभाजक रेखा मान लिया जाता है। इसीलिए उसे हम एक नया नाम दे देते हैं। जैसे आपने किसी पुरुष, किसी महिला जो युवा है, उसको आपने एक दिन पहले अविवाहित के रूप में देखा, किंतु अगले दिन जब वो आपको मिले तो वो विवाहित थे। अचानक से आपने कहा, अरे, इट मीन्स एक ऐसा परिवर्तन, एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन जो पूरे जीवन को परिवर्तित कर दे, पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर दे, वहाँ से एक विभाजक रेखा मान ली जाती है। इसी को हम एक काल का नाम दे दिए। जैसे प्राचीन काल जब प्रारंभ हुआ तो मानव के विकास की प्रक्रिया से हमने उसे प्रारंभ किया, और मानव की विकास की प्रक्रिया से लेकर मानव के विकास में जितनी भी मददगार क्रियाएं थीं, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उन सबको हमने पढ़ा। किंतु जब भारत में एक नई व्यवस्था, एक नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस संस्कृति को विभाजक रेखा मान लिया गया। इसीलिए हमने उसे मध्यकाल नाम दिया। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में परिवर्तन नहीं हुए, समय समय पर परिवर्तन होते रहे, इसीलिए उनको भी अलग अलग नामों से प्राचीन काल में दर्ज किया गया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मानव ने जब पहली बार घर में प्रवेश किया तो ये भी एक क्रांति थी, ये भी एक परिवर्तन था। मानव ने जब पहली बार पूजा पद्धति आरंभ किया तो ये भी एक परिवर्तन था। इस परिवर्तन को हमने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, अलग अलग रूपों में दर्ज किया है। इसके बाद जब एक नई पद्धति भारत में जन्म ली, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो उसने अपनी छाप भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत पर छोड़ी। उसी को
हमने मध्यकाल मान लिया। उसके बाद भारत में फिर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जो बिल्कुल ही तकनीकी रूप पर आधारित थी, तार्किक रूप पर आधारित थी, वैज्ञानिक रूप पर आधारित थी, जहां मनुष्य लाभ की बात करता था, मुझे क्या और मेरे क्या की बात करता था, अपने लाभ के लिए मनुष्यों के प्रयोग किया करता था। उस पद्धति को एक अलग नाम दिया गया जिसे यूरोपियन पद्धति अर्थात औपनिवेशिक पद्धति कहा गया। यहीं से भारत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। ये भी एक भारत में एक नई क्रांति है, भारत में बदलाव के लिए क्रांति, भारत के विचारों के बदलाव की क्रांति थी। और इस भारत के बदलाव की विचारों की क्रांति ने भारत में एक नई व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया जिसे आप औपनिवेशिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये इतिहास के काल विभाजन को हम देखते हैं। दरअसल वैज्ञानिक रूप से देखें तो इसका हम विभाजन टाइम पीरियड अर्थात समय अनुसार करते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में नई नई खोजें चलती रहती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मानव का प्रादुर्भाव कैसे कब कहाँ हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम हमने ताम्रपाषाण काल में किया, किंतु एक छोटी सी जगह उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में नगला बड़ौद तहसील के नगला सिलौनी नामक गांव में एक बहुत ही पुरानी तस्वीर सामने उभर के आई है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानव ने बहुत पहले तांबे का प्रयोग, शीशे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। बहस छिड़ गई कि भाई मानव का विकास कैसे हो। तो इतिहास का कालजयी निर्धारण अपने अपने तरीकों से किया गया है। ये मेरा अपना है।